चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो हमने कल किया था उसकी रिवीजन करते हैं। जो हमारे कल नोट्स बने थे, देखिए, वृद्धि शरीर के परिमाण संबंधी परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि के मुख्य संकेतक हैं लंबाई या वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक ढांचे और अनुपात में परिवर्तन। विकास के सभी आयामों में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। जो हमारी वृद्धि है वो मुख्य रूप से शरीर में होने वाले परिवर्तनों जैसे लंबाई और वजन के द्वारा मापी जाती है। ये परिमाण संबंधी परिवर्तन है और इसकी विशेषता ये है कि आप इसे माप सकते हो। एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग हो सकती है क्योंकि दोनों के एनवायरनमेंट में, खान पान में कुछ डिफरेंस हो सकता है। जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में वृद्धि तेजी से होती है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के एक सुपोषित बच्चे की लंबाई में 50% तक की वृद्धि होती है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है और वृद्धि की दर किशोरावस्था तक धीमी गति से होती है। तरुणावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। तरुणाई में लंबाई वजन में तेजी से वृद्धि होती है। फिर हमारी ये एक चार्ट था जिसमें एक जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के वजन और लंबाई में जो परिवर्तन आता है वो इस चार्ट के द्वारा बताया जाता है। ये चार्ट ICMR के द्वारा 1990 में दिया गया था। इस चार्ट के अनुसार नवजात शिशु की लंबाई 47 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है। नवजात शिशु का वजन 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। शैशवावस्था तथा टॉडलर अवस्था यानी कि 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे में बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भारी और लंबे होते हैं। लंबाई और वजन का चार्ट बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को आंकने का अच्छा तरीका है। 2 साल की आयु में सिर का आकार बच्चे की लंबाई का 1/4 हो जाता है और 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में वृद्धि 90% तक पूरी हो जाती है। हालांकि मस्तिष्क का क्रियात्मक विकास किशोरावस्था तक होता रहता है। जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में एक शिशु की लंबाई दूसरे से लगभग 4% से 60 से 75% क्रमशः बढ़ जाती है। फिर विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तनों को विकास प्रकट करता है। संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता को यानी कि मैच्योरिटी को परिमाणात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। जैसे हम अपनी लंबाई और वजन को माप सकते हैं, ऐसे हम अपने गुणात्मक गुण, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता को नहीं माप सकते हैं। इन परिवर्तनों को गुणात्मक रूप से मापने की आवश्यकता होती है। विकास के सिद्धांत: विकास एक सतत यानी लगातार तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया में न केवल शरीर परिवर्तन बल्कि बच्चे के सामाजिक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। विकास अनुक्रमिक है। विकास का एक पैटर्न है
जो क्रमबद्ध रूप में होता है। जैसे बच्चों के अंदर सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसे सिफेलोपोडल या शीरापदाभिमुख कहते हैं। बच्चों में केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, जिसे समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसी के आधार पर नवजात शिशु में उनका सिर बड़ा होता है और पहले बाहों का विकास होता है, फिर हाथ का और फिर अंगुलियों का विकास होता है। विकास केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी अंगों की ओर भी होता है, जो पास से दूर के क्रम को बताता है। यह विकास समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल है। लैटिन भाषा में पास से दूर कहते हैं। बच्चे अपने हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना सीखते हैं। अंगुलियों पर उनका नियंत्रण उससे भी बाद में होता है। और ये किस वजह से है? समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम के आधार पर। फिर है छोटे बच्चों को विभिन्न संप्रत्याय पढ़ाते समय हम मूर्त वस्तुओं और चित्रों से ही शुरुआत करते हैं। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते समय किससे शुरुआत करते हैं? मूर्त वस्तुओं से और चित्रों से। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। विकास किसका परिणाम है? परिपक्वता और सीखने का। बच्चे 6 महीने में बैठना सीख जाते हैं। बच्चे कितने महीने में बैठना सीखते हैं? 6। 8 से 9 महीने में पकड़कर खड़ा होना सीखता है। बच्चा कब पकड़कर खड़ा होना सीखता है? 8 से 9 महीने में। बच्चा पहला कदम कब रखता है? 9 से 12 महीने में। और अच्छे से चलना बच्चा कब शुरू करता है? 13 से 15 महीने की आयु में। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता उन सभी विशेषताओं तथा सामर्थ्य को प्रकट करती है जो आनुवंशिक रूप से मिलता है। आनुवंशिक रूप से हमारी कुछ क्षमताएं जैसे चलना, बोलना, ज्ञानार्जन आदि होती हैं। चलना हमारी कौन सी आवश्यकता है? कौन सा क्षमता का रूप है? आनुवंशिक। बोलना आनुवंशिक और ज्ञानार्जन भी आनुवंशिक। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? वे अनुकरण, प्रयास और भूल के द्वारा सीखते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास किसका परिणाम है? परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर एक बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है। हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कि यदि बच्चा बार बार बीमार होता है तो उसके अंदर कमी आ जाती है और वो शारीरिक कार्य से खेल आदि अच्छे से नहीं कर पाता है और अपने स्कूल का काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम उससे क्या कहते हैं कि अगर एक पक्ष विकास का प्रभावित हो रहा है तो दूसरा पक्ष भी अवश्य प्रभावित होगा। फिर हमारे क्वेश्चन थे, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास समग्र प्रक्रिया है, ये सतत रूप से चलती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ये जीवन पर्यंत चलता है। माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य या असत्य है। यह समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनोखा है, ये असत्य है। विकास परिपक्वता और वृद्धि का परिणाम है, ये भी असत्य है, क्योंकि विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है, ये सत्य है। विकास के एक पक्ष की कोई समस्या दूसरे पक्ष को प्रभावित करती है, बिल्कुल सत्य है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह पहले सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाह्य अंगों की ओर होता है। आगे अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
और ये सारे टॉपिक आपको वही करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जिससे बनते हैं। पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अभी हमने अपनी कल की रिवीजन की थी। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो उनकी भी अब रिवीजन हो गई है। अब हम अपना आगे सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको 1 से लेकर 100% तक की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि DSSB PRT की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करवाई जा रही है रोजगार गेटवे एकेडमी पर। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आप वृद्धि तथा विकास को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। यह समझने के लिए कि कौन से कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, आइए कुछ व्यक्तिगत अध्ययनों को देखें। व्यक्तिगत अध्ययन जो पहला है हमारा, यानी कि पहली केस स्टडी, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो उसमें मैक्सिमम केस स्टडी के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो यहाँ से आपकी हैबिट हो जाएगी कि किस तरीके से आपको केस स्टडी करनी है, और हो सकता है कि इसी में से ही केस स्टडी आ जाए। सुधीर एक दुबला पतला बालक है, यानी कि उसके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हुआ है। हालांकि उसका जन्म गर्भावधि पूरी करने के बाद ही हुआ है, यानी कि 9 महीने के बाद ही वो पैदा हुआ है, परंतु जन्म के समय उसका वजन लंबाई एक सामान्य बालक की अपेक्षा कम थी। तो यानी कि माता के गर्भ में पोषक तत्व उसे अच्छे से नहीं मिल पाए हैं, जिस वजह से उसका वजन सामान्य बालकों की अपेक्षा कम है, लंबाई सामान्य बालकों की अपेक्षा कम है। उसके माता पिता की लंबाई भी सामान्य से कम है, और जो उसके माता पिता उनकी भी हाइट सामान्य से कम है। तो यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि उसको ये अनुवांशिक हेरिडिटी भी हो सकती है, क्योंकि माता पिता की भी लंबाई जो है वो कम है। जब सुधीर 8 वर्ष की उम्र में पहुंचा, उसके माता पिता ने अवलोकित किया कि वह अपने सहपाठियों से लंबाई में छोटा है। जब वो किस उम्र में पहुंचा? 8 वर्ष की आयु में पहुंचा, तो पता चला कि उसके माता पिता को कि वो अपने सहपाठियों से लंबाई में छोटा है। अब 8 वर्ष का बच्चा जो है वो कितना लंबा होना चाहिए? 8 वर्ष का बच्चा हमने अपनी सारणी में पढ़ा था, अभी दोबारा देख लेते हैं। 8 वर्ष का बच्चा जो है 127 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि वो आवश्यकता से कम होगा अपनी उम्र के बच्चों से। ठीक है, और उसका वजन 25 किलो लगभग होना चाहिए, यानी कि उसका वजन भी कम होगा, तभी तो वो सामान्य बच्चों से कम है। यानी कि उसकी हाइट 127 से काफी कम होगी और वजन 25 किलो से काफी कम होगा। तो चलिए, सुधीर अपने सहपाठियों से लंबाई में छोटा है। अब आगे क्या है? दूसरे वाले में पता चल रहा है कि सोनू झुग्गी झोपड़ी में रहकर बड़ा हुआ, और उसके माता पिता रोज की दिहाड़ी पर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी कि वो गरीब है, फाइनेंशियली रूप से वो वीक बच्चा है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और कई बार तो घर में पेट भर खाने को भोजन भी नहीं होता है। सोनू की शैक्षिक प्रगति और बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अब इस बच्चे के साथ क्या है कि इसके पास पैसे की कमी है। वहां पर पैसे की कमी नहीं थी, पर फिर भी बच्चा सामान्य बच्चों से कम था, क्योंकि माता पिता के गुण ऐसे हो गए थे कि माता पिता ही अपेक्षा से कम थे, सामान्य लोगों की अपेक्षा। और यहाँ पर माता पिता तो ठीक है, लेकिन वो अच्छे से कमा नहीं पाते, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जिस वजह से बच्चे का शैक्षिक और बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, अब तीसरी केस स्टडी है हमारे पास रीमा की। एक 3 वर्ष की लड़की है जो कि किसी शहरी कॉलोनी में बड़ी हो रही है।
यानी कि उसके घर के हालात अच्छे हैं, वह ठीक से बोल नहीं सकती, परंतु वो ठीक से बोल नहीं सकती। उसके माता पिता दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। अब माता पिता अगर नौकरी में व्यस्त है तो माता पिता ठीक से बोल तो पाते होंगे, पर बच्ची बोल नहीं पाती है, यानी कि उसको घर वालों से, अपने माता पिता से इतना स्नेह और देखभाल नहीं मिल पाती कि वो अपनी बात को अच्छे से रख सके, तो वो अच्छे से बोल नहीं पाती है। बच्चे की देखभाल घर में रहने वाली आया करती है, जो रीमा से ज्यादा बात नहीं करती। रीमा को प्राय सुला दिया जाता है और उस बच्ची को बस सुलाने में ही उसकी आया ध्यान रखती है, ना उससे कोई बात करती, ना उसके साथ खेलती, जिस वजह से वो नहीं बोल पाती। तो जो केस स्टडी हमारी दूसरी है, उसमें सोनू के घर के हालात अच्छे नहीं है, जिस वजह से वो शैक्षिक प्रगति और बौद्धिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। और जो पहला वाला बच्चा है सुधीर, उसके लिए क्या है कि माता पिता के गर्भ में ही उसके क्या हो गई, कमी हो गई, जिस वजह से वो सामान्य बच्चों से लंबाई और वजन में कम है। तो तीनों में अलग अलग तरह की कमियां हमें देखने को मिली और बच्चे का विकास कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में प्रभावित हो ही गया। तीनों बच्चों की केस स्टडी अलग अलग है, यानी कि विकास के अलग अलग आयामों पर जीवन में होने वाली कमी के अलग अलग प्रभाव पड़ जाते हैं और बच्चे का किसी ना किसी क्षेत्र में विकास रुक जाता है। जैसे पहले बच्चे की लंबाई में और वजन में विकास कम हुआ, यानी कि वृद्धि कम हुई, और सोनू के साथ क्या हो गया दूसरी केस स्टडी में, उसकी शैक्षिक और बौद्धिक प्रगति आर्थिक दशा ठीक ना होने के कारण क्या हुई, प्रभावित हुई। और तीसरी केस स्टडी में रीमा के साथ ये हुआ कि उसके माता पिता दोनों ही नौकरी में लगे हुए थे और बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिस वजह से बच्ची अपनी आया के साथ रहती थी और आया ना खेलती थी उसके साथ, ना उससे अच्छे से बातें करती थी, इसलिए रीमा अच्छे से बोल नहीं सकी थी। तो अब देखिए, ये तो हमें केस स्टडी से हमने अपने हिसाब से देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए स्थान पर इनके संभावित कारण लिखे। जो मैंने आपको कारण बताए हैं वे कारण हैं। सुधीर की सामान्य से कम शारीरिक वृद्धि हुई है, क्योंकि अनुवांशिक माता पिता की ही कम वृद्धि है। सोनू का कमजोर शैक्षिक प्रदर्शन, क्योंकि उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। रीमा का दुर्बल भाषात्मक विकास, क्योंकि रीमा से कोई बचपन में ही बात करने वाला नहीं है। उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त हैं, और जब माता पिता इतने ही व्यस्त हैं तो बच्चों को पैदा करने की जरूरत ही क्या है। बच्चों को तभी पैदा करना चाहिए जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप उनके साथ समय बिता सको। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि संभावित कारण क्या है। अब देखिए, आप में से कुछ ने इन विशेषताओं का कारण आनुवांशिकता, माता तथा बच्चे के जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद स्वास्थ्य को माना होगा। कुछ ने इसका कारण वातावरण संबंधी कारक को माना होगा, जैसे उद्दीपन के कम अवसर मिलना, पर्याप्त पोषण न मिलना आदि। यही प्रकृति और पोषण की अवधारणा को सिद्ध करता है। यही जो ऊपर की तीन एक्टिविटी है इस बात को साबित करते हैं कि प्रकृति और पोषण कितने दोनों ही आवश्यक हैं विकास के लिए। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी बच्चे को वातावरण से अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए सुधीर जो है पहले की स्टडी में माता के गर्भ में पूरे 9 महीने तक रहा वो, परंतु अच्छी आनुवांशिकता ना होने के कारण उसके अंदर लंबाई और वजन में कमी आ गई। कुछ प्राकृतिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका कोई सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कौन सा कारक अधिक प्रभाव डालता है, हमारे आनुवांशिक कारक तथा अथवा वह जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि एक तो आनुवांशिकता और एक वातावरण है। लेकिन सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चे के आनुवांशिक हेरिडिटी में प्रॉब्लम आई तो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ। जब वातावरण में कमी आ गई, आर्थिक दशा कमजोर हो गई, तो बच्चे का शैक्षिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। और बच्चे को लगाव करने वाले माता पिता जब उससे बात करने के लिए नहीं है, कोई उससे खेलने के लिए नहीं है, तो उसकी भाषा में, बोलने में त्रुटि आ गई है।
तो यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही विकास के आयामों को प्रभावित करते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी हमारे पास दो कारक आए हैं, अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करती है। अगर दोनों बच्चे को अच्छे मिल जाएं तो उसका समग्र विकास सतत रूप से होगा, पर अगर किसी एक में भी कमी आ जाए तो बच्चे का विकास उससे जुड़े हुए आयाम में रुक जाएगा। चलिए अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वंशानुक्रम और अनुवांशिकता। आप यह जानना चाहते होंगे कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी सदैव बुद्धिमान होते हैं? छोटे कद के माता पिता के बच्चे भी छोटे कद के ही होंगे? हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी बात हमेशा की आए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा 100% पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। कहीं ना कोई स्पेशलिटी अवश्य होती है। अस्थमा से पीड़ित माँ का बच्चा भी उसी बीमारी से प्रभावित होगा क्या? उपरोक्त वर्णित विशेषताओं को आप वंशानुक्रम से भी पा सकते हैं और नहीं भी। यह निर्भर करता है अनुवांशिकता पर। बच्चा गर्भधारण के समय यह विशेषताएं अपने माता पिता से जीन्स के रूप में प्राप्त करता है, जो गुणसूत्रों की संरचनात्मक इकाई होती है। जो बच्चा है उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, मौलिक विशेष जो अंदर शारीरिक विशेषताएं हैं, वो उसको गर्भधारण के समय अपने माता के अंदर ही मिल जाती हैं। और वो किसकी मदद से मिलती है? गुणसूत्रों की मदद से मिलती है, क्योंकि वो उसके संरचनात्मक इकाई होते हैं। वंशानुगतता और अनुवांशिकता यानी कि एनवायरमेंट यानी कि वंशानुगत यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चली आती हैं, बच्चे के ज्ञानात्मक सामर्थ्य, कद, वजन और शारीरिक संरचना के विकास को प्रभावित करती है। वंशानुगतता या अनुवांशिकता हेरिडिटी जो है किसे प्रभावित करती है? ये बच्चे के ज्ञानात्मक सामर्थ्य को और बच्चे के वजन को, कद को और सामान्य और शारीरिक संरचना को के विकास को प्रभावित करती हैं। अनुवांशिक रूप से उत्तराधिकार में पाए गुण हमारे शरीर एवं दिमाग की परिपक्वता से जुड़े हैं, जो विकास या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विकास या वृद्धि को अनुवांशिकता से जो हमें गुण मिलते हैं वो प्रभावित करते हैं। गर्भधारण होने के बाद इसमें न ही कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निश्चित हो जाता है। जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में आता है तो उसी टाइम उसका लिंग, उसकी अनुवांशिक दर, सब कुछ निश्चित हो जाता है, जिसे हम ना ही तो घटा सकते हैं और ना ही हम जोड़ सकते हैं। गर्भधारण के समय प्रत्येक बच्चा 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है। गर्भधारण के समय कितने गुणसूत्र बच्चे में होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 23 माता के और 23 ही पिता के गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग पिता द्वारा हस्तांतरित गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। जो बच्चे का लिंग है वो पिता पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चे लिंग के आधार पर ही बच्चे की लैंगिक विशेषताओं का भी निर्धारण किया जा सकता है। आगे देखिए, कुछ निश्चित हद तक बीमारी के प्रति संवेदनशीलता जैसे वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह आदि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। कुछ निश्चित मानसिक विकार जैसे शिजोफ्रेनिया, भावनात्मक विकार कुछ हद तक वंशानुगत होते हैं। अब वंशानुगत किस पर प्रभाव डालता है? वर्णांधता पर, डाउन सिंड्रोम पर, अस्थमा पर, मधुमेह पर जो है ये प्रभाव डालता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मानसिक विकास जैसे शिजोफ्रेनिया या भावनात्मक विकार भी जो है उसमें भी
गत क्या प्रभाव डालता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे के माता पिता, माँ जो है गर्भ धारण के समय जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, चिड़चिड़ी रहती है, तो आप देखोगे वो बच्चा भी कैसा होगा, चिड़चिड़ा पैदा होगा। अगर माता हंसमुख है, वीरों की कहानियां सुनती है, पढ़ती है, टीवी में वीरों की कहानियां ही देखती है, तो उसका बच्चा भी वीर प्रकृति का होगा, बलशाली होगा। तो यानी कि ये सब जो है गर्भ में बहुत हद तक निर्धारित हो जाते हैं। और हमें तो ये भी बताया गया है हमारी पौराणिक कथाओं में कि जो अभिमन्यु था उसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था। यानी कि ये इस बात को बता सकता है कि बच्चा अपनी माता के गर्भ में बहुत सी चीजें सुनता है और सीखता भी है। इसलिए माता को बहुत सोच समझ करके रहना चाहिए। और सिर्फ उसने, अभिमन्यु ने यही सीखा था कि भाई अंदर कैसे जाना है चक्रव्यूह में। जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर आना सिखा रहा था, बता रहा था अपनी पत्नी को, तब वो सुभद्रा जो थी वो सो गई थी, और जिस वजह से अभिमन्यु भी अपनी माता के गर्भ में सो गया था और वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल गया था। उसे पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था, जिस वजह से वो महाभारत की रणभूमि में मारा गया था। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि बच्चे के ऊपर उसके वंशानुगत का बहुत अधिक, यानी कि कुछ हद तक इतना तो प्रभाव पड़ता ही है कि उसके मानसिक विकार या मानसिक क्षमता कैसी होगी। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन विकारों से ग्रसित होने का अंदेशा अधिक रहता है। यानी कि बच्चे के अंदर वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह, शिजोफ्रेनिया और भावनात्मक विकार का अंदेशा पहले से ही लगाया जा सकता है अगर उसके माता पिता के अंदर है तो। इसके साथ ही व्यक्तित्व की विशेषताओं में मनोदशा और स्वभाव भी आनुवांशिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अब व्यक्तित्व की विशेषताएं किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? ये भी जो है अनुवांशिक कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। बच्चों का स्वभाव किससे प्रभावित होता है? अनुवांशिक कारकों से ही। बहरहाल अनुवांशिक प्रवृत्ति को वातावरणीय प्रभावों द्वारा अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसे वातावरण का सृजन किया जा सकता है जो वंशानुक्रम के प्रभाव को कम कर सके। व्यक्तिगत अध्ययन एक को देखें तो सुधीर को अच्छे पोषण और व्यायाम के लिए प्रेरित करके हम उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव कम कर सकते हैं। अगर मान लो वो 8 साल की उम्र में अपने सहपाठियों से हाइट में कम है और वजन में कम है, और हम उसे अगर अच्छा खान पान दे, अच्छा व्यायाम करवाए, एक्सरसाइज करवाए, तो वो हो सकता है कि अच्छी हाइट भी पकड़ ले और उसका वजन भी बढ़ जाए। तो हम वातावरण के द्वारा उचित वातावरण देकर बच्चे के अंदर जो वंशानुक्रम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन 3 में रीमा को भी बेहतर अंतःक्रिया और संवाद करने हेतु उद्दीपन पूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यानी कि हम अपने वातावरण के द्वारा जो है एक बच्ची जो बोल नहीं पाती उसे बोलना भी सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वातावरणीय कारक। बहुत से वातावरणीय कारक जैसे मां का स्वास्थ्य, आयु, बीमारी, संवेगात्मक स्थिति तथा अजन्मे बच्चे के लिए वातावरणीय प्रदूषण, एक्स-रे, दवाइयों का सेवन बच्चे को प्रभावित करते हैं। बच्चे को क्या क्या प्रभावित करता है वातावरणीय कारक में? माँ का स्वास्थ्य, आयु, बीमारी, या माँ के कैसे संवेग हैं वो, और वातावरण कितना प्रदूषित है, एक्सरेज की जो रेज है वो, और ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके साथ कुछ निश्चित प्रासंगिक कारक भी हैं, जैसे परिवार, लिंग, संस्कृति, समाज भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर परिवार का माहौल कैसा हो, बहुत ही क्रोधी माहौल हो, कलेश वाला माहौल हो, तो बच्चे के अंदर जो माता के गर्भ में है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होगा। बच्चे का लिंग अगर कमजोर है तो बच्चे के अंदर बहुत सी कमियां आ जाएंगी। अगर संस्कृति और समाज बच्चे को अच्छी शिक्षा देने वाले नहीं हैं,
एक झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं अगर संस्कृति और समाज, तो बच्चा भी वैसे ही प्रवृत्ति का बनेगा। आइए इन वातावरणीय कारकों के बारे में विस्तार से पढ़ें। हम जानते हैं कि पैदा होने के बाद बच्चा सीधा वातावरण के संपर्क में आता है। वैसे तो बच्चा वातावरण का अनुभव माँ के गर्भ में ही कर लेता है। माँ तथा बच्चा अनेक रूपों में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। माँ का स्वास्थ्य, बीमारी, आयु, संवेगात्मक अवस्था बच्चे को प्रभावित करती है। यदि गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान माँ का स्वास्थ्य अच्छा है और वह पौष्टिक भोजन करती है, तब बच्चा भी स्वस्थ होगा। और अगर माँ किसी बीमारी या पोषण की दृष्टि से कमजोर है, तो बच्चा भी उससे प्रभावित होगा। यद्यपि उपयुक्त वातावरण के द्वारा आनुवांशिकता के प्रभाव को भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु उसके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि क्या हम वातावरण के द्वारा आनुवांशिक प्रभावों को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम इसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। ठीक है। और वातावरणीय कारक कौन से हैं? माँ का स्वास्थ्य, आयु, बीमारी, ये सब क्या है? एक्सरे इत्यादि, दवाइयां, ये सब वातावरणीय कारक हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, माँ तथा बच्चे के लिए पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता की आवश्यकता। बिल्कुल, माँ और बच्चे के लिए अच्छे पोषण और अच्छे स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर माँ को पोषण अच्छा मिलेगा, माँ को स्वच्छता मिलेगी, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो बच्चा भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अब आगे देखते हैं, बच्चे की वृद्धि और उसके स्वास्थ्य विकास की नींव माँ के गर्भ में ही रख दी जाती है। बच्चे की वृद्धि और स्वास्थ्य की नींव कब रखी जाती है? माता के गर्भ में रखी जाती है। ठीक है। माँ का स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भनाल अनेक हानिकारक पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है, परंतु यानी कि गर्भधारण में जो प्रारंभिक अवस्था है, वहां पर हानिकारक पदार्थों से बच्चों को क्या बचाती है? गर्भनाल बचाती है। गर्भनाल जो है एक अवरोधक का कार्य करती है, परंतु इस अवस्था में भी वह बहुत से पदार्थों को अजन्मे बच्चे तक पहुंचने देती है। इनमें से कुछ पदार्थों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि माँ के द्वारा निर्मित होती है, भ्रूण में सीधे हस्तांतरित हो जाती है, जिसके द्वारा बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म के समय तथा कुछ महीने बाद तक रहती है। यानी कि बच्चा जब अपनी माता के गर्भ में होता है, तो उसे वहीं पर ही अपनी माता से रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। वैसे तो गर्भनाल बहुत से हानिकारक तत्वों जैसे विषैले तत्वों, जीवाणुओं, हानिकारक रसायनों को रोकने का काम करती है, पर फिर भी बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि माँ और बच्चा दोनों समय पर उचित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाएं। क्या आवश्यक है कि माँ को और बच्चे को उचित रूप से टीकाकरण हो और उनकी जांच हो। माँ और बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ उन्हें रोज स्नान कराना, दांत, आंख, नाक और बालों की सफाई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे है माँ की आयु। माँ के स्वास्थ्य के अतिरिक्त उसकी आयु भी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। 17 साल से कम आयु की माँ के प्रजननीय अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और प्रजनन के लिए जरूरी हार्मोन अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर नहीं होते हैं। जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं, उनके जो अंग हैं प्रजनन के, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और न ही उनके अंदर प्रजनन करने वाले हार्मोन सर्वोत्कृष्ट स्तर पर होते हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण करना माँ तथा बच्चे की वृद्धि को रोक सकता है।
कम आयु की माताओं को गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं और परेशानियों का अधिक खतरा रहता है। ऐसे ही 35 वर्ष की आयु के बाद हार्मोन की सक्रियता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, जो कि जटिलताओं को जन्म देती है। 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में गुणसूत्रों की अनियमितताओं से ग्रसित बच्चा होने का खतरा रहता है। जो 35 वर्ष की महिलाएं हैं, उसके बाद उनके शरीर में धीरे धीरे जो है प्रजनन करने की क्षमता में जटिलता आने लग जाती है। ठीक है, और 40 वर्ष के ऊपर की महिलाओं में गुणसूत्रों की अनियमितता होने के कारण एक ग्रसित बच्चा भी पैदा हो सकता है। पर ये वही बात है, 100% लागू नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्पेशल केसेस अवश्य होते हैं। आगे है, इसमें निशान लगा सकते हैं हम कि 35 वर्ष की आयु के बाद हार्मोन 35 वर्ष के हार्मोन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं के गुणसूत्रों में अनियमितता देखी जाती है। यह क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कब अनियमितता आ जाती है महिलाओं में, जिससे उनके ग्रसित बच्चे पैदा होते हैं। तो 40 वर्ष के ऊपर मां की संवेगात्मक स्थिति। अब देखिए, बच्चा केवल मां की शारीरिक स्थिति से ही नहीं अपितु संवेगात्मक स्थिति से भी प्रभावित होता है। संवेग जैसे कि क्रोध, डर, चिंता आदि मां के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बना देते हैं और मां के रक्त प्रवाह में कुछ निश्चित रसायन मिल जाते हैं। यह तत्व भ्रूण को संचारित हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव लंबे समय तक अगर टेंशन बनी रहे, बच्चे पर स्थायी प्रभाव भी डाल सकता है। परेशान और दुखी महिलाओं के बच्चे भी प्राय समय से पूर्व हो जाते हैं और जन्म के समय उनका वजन भी कम होता है। ये बच्चे चिड़चिड़े भी हो सकते हैं और अति सक्रिय, यानी कि बस फटाफट कर दो एकदम, यानी कि जल्दी एकदम फौरन से चीजें चाहिए, अति सक्रिय हो जाते हैं। और इनमें खाने में भी अनियमितता देखी जाती है। पेट खराब रहना, गैस, नींद न आना, अत्यधिक रोना आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। इसलिए माता के अंदर ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए और चिंता नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं बना रहना चाहिए माता के अंदर। वो खुश रहे, संतुष्ट रहे, सुपोषित रहे, तभी बच्चा जो है वो अच्छे से परिपक्व पैदा होता है। एक्सरे, बच्चे पर जो है एक्सरे का भी प्रभाव पड़ता है और दवाइयों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक्सरे से कैसे होगा, क्योंकि एक्सरे के टाइम पर जो रेज निकलती हैं वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अनावश्यक एक्सरे से भी दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि बार बार एक्सरे करवाते रहो, तो ये गलत प्रभाव डालती है बच्चे पर। जबकि जब तक कि चिकित्सक ऐसा करने को ना कहे, गर्भधारण के प्रारंभिक समय में लगातार विकिरण किरणों के संपर्क से में आने से भ्रूण की शारीरिक एवं मानसिक विकास पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। दवाइयां, गर्भावस्था के दौरान बहुत सी दवाइयों का सेवन जन्म से संबंधित दोषों को उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन, स्टेरॉइड, एंटीकोएगुलेंट और नार्कोटिक्स, ट्रॉन्क्यूलाइजर्स आदि शामिल हैं। यानी कि माता को ना ही एंटीबायोटिक ज्यादा लेने चाहिए, ना ही अगर जिम में जाती है तो स्टेरॉइड लेने चाहिए, और ना ही माता को कोई नशे वाली चीज लेनी चाहिए। एक गर्भवती महिला बहुत बार दवाइयों का सेवन भ्रूण पर पड़ने वाले परिणामों को बिना समझे करती है। यह अजन्मे बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक और प्राणनाशक भी सिद्ध हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा माता के गर्भ में ही मर जाए। तो इसीलिए माता को ये जो खतरनाक दवाइयां हैं इनसे दूर रहना चाहिए। आगे है शराब और धूम्रपान।
शराब का सेवन करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। तो यानी कि शराब का सेवन करने वाली महिलाओं के बच्चों में कौन सा सिंड्रोम होता है? अल्कोहल। इस स्थिति के लक्षणों में जन्म से पूर्व और जन्म के बाद वृद्धि का धीमा पड़ना, मानसिक मंदता, शारीरिक विकृति, नींद न आना, जन्मजात हृदय से संबंधित बीमारी आदि है। गर्भवती महिला द्वारा धूम्रपान भ्रूण की वृद्धि को धीमा कर देते हैं और नवजात शिशु के वजन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देते हैं। इससे गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पूर्व जन्म का खतरा बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? गर्भपात हो सकता है या बच्चा समय से पहले ही क्या हो जाए? पैदा हो जाए। बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाए। जो माता क्या करेगी? धूम्रपान करेगी। और यह दीर्घकालीन शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो शराब और धूम्रपान करने से भी प्रभावित होगा। यह मां के रक्त द्वारा बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में कमी हो जाने के परिणाम स्वरूप होता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती, उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तब बच्चे के अंदर भी कमियां पैदा होने लग जाती है। अतः माता को चाहिए कि वो अपने आप को शराब और धूम्रपान से दूर रखे। कैफीन गर्भपात, मृत प्रसव तथा अपरिपक्व बच्चा इसमें से पूर्व प्रसव का कारण बन सकती है। वातावरणीय प्रदूषण। अब देखिए वातावरणीय प्रदूषण में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक अन्य कारण है जो कि प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में होना विकासशील भ्रूण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कारों से निकला हुआ लेड, पुराने घरों की दीवारों की पुताई, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री और गर्भवती महिलाएं अवशोषित कर लेती हैं। समय से पूर्व जन्म हो जाता है और जन्म के समय कम वजन भी हो सकता है। मस्तिष्क में क्षति आ सकती है तथा प्रथम 2 वर्ष में मस्तिष्क की गति धीमी से विकास इत्यादि भी लेड के उच्च स्तर के संपर्क का परिणाम है। जब माता के गर्भ में लेड का स्तर अधिक हो जाता है तो बच्चे के मस्तिष्क की स्थिति धीमी हो जाती है। यह बहुत से शारीरिक दोषों को भी जन्म देता है। ठीक है, तो जो वातावरणीय प्रदूषण है वो भी बच्चे के लिए क्या है? हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे के अंदर लेड की मात्रा जो है बढ़ जाती है और उसका विकास जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं या उनकी मृत्यु भी अपनी माता के गर्भ में या जन्म के पश्चात ही हो जाती है। अन्य प्रासंगिक कारक क्या है? कुछ अन्य प्रासंगिक कारक जो बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। बच्चे के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी जीवन शैली, पारिवारिक ढांचा, जीवन सतर, पालन पोषण की विधियां बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए खंडों में आप इन्हें जानेंगे। जो अन्य कारक हैं जो बच्चे पर प्रभाव डालते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि अगर बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका विकास शैक्षिक और बौद्धिक स्तर पर अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चा विकास में धीमा रह गया है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों की वृद्धि एवं विकास की गति में अंतर हो सकता है। पोषण, कई बीमारियां और स्वास्थ्य के समग्र मानक इससे कारण हो सकते हैं। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में अवसरों अनुभवों की कमी
विकास के कुछ पक्षों में पिछड़ेपन का भी कारण हो सकती है। तो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती है। रहन सहन की स्थिति, बीमारी और दुर्घटना। तो बच्चे को प्रभावित करने वाले कारकों में एक स्थिति क्या है? रहन सहन की और बीमारी और दुर्घटना की। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे बहुत सी बीमारियों के शिकार होते हैं जो उनकी वृद्धि व विकास को रोकती है। कुछ घरों में उपयुक्त सूर्य के प्रकाश तथा वायु संचालन का भाग होता है। घरों तथा बाहर अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियां, यानी कि कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा, नालियां भरी रहेंगी, बच्चों में जल जनित बीमारियां जैसे डायरिया, टाइफाइड और पेट से संबंधित कई बीमारियां पैदा करती हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण में बच्चों का पालन पोषण कई प्रकार की श्वास संबंधी तथा पेट संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। तो अस्वास्थ्यकर जो वातावरण है उससे बच्चे में श्वास संबंधी और पेट संबंधी बीमारियां आमतौर पर देखी जाती हैं। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बढ़ने वाले बच्चे कई प्रकार की सामान्य बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, जैसे उनमें खसरा, चिकन पॉक्स, काली खांसी, डायरिया और डिप्थीरिया बढ़ जाता है। तो बच्चे के अंदर जो ये बीमारियां हैं वो उसके अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण होती हैं। चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर हो या दीर्घकाल तक रहे, बीमारियां एक बच्चे में उसके वृद्धि और विकास की दर को प्रभावित करती हैं। यानी कि जब बच्चा बीमारी हो जाएगा तो उसका विकास तो रुक ही जाएगा और विकास रुकने से वो अपने कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लापरवाही तथा सुरक्षा की कमी के कारण घटी दुर्घटनाएं भी बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षति को प्रभावित करती है। अगर माता पिता लापरवाही कर दे, सुरक्षा में कमी रख दे, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बिजली की तारों को पकड़ ले, स्विच में उंगलियां लगा दे, कोई लोहे की तार स्विच में डाल दे तो करंट लग जाएगा और बच्चा हो सकता है कि वो मर भी जाए या शरीर जल जाए उसका, तो हो गई उसके विकास में कमी। या बच्चा कहीं गिर जाए, सीढ़ियों से गिर जाए, सिर में कमी आ जाए तो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो यानी कि हमें बच्चे के विकास के लिए कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसकी माता को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, परिवार में सुख शांति बनाए रखी रहनी चाहिए और वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। आर्थिक दशा को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता का फर्ज अच्छे से नहीं निभा सकते हो, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हो, तो बच्चे पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे तभी पैदा कीजिए जब आप उन्हें पैदा करने के सक्षम हो, और वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर आप बाहर भी और घर के अंदर भी अपनी सुख शांति साफ सफाई को बनाए रखें। आगे है पारिवारिक संरचना। पारिवारिक संरचना में देखिए, परिवारों की संयुक्त से एकल में बदलती संरचना के कारण सदस्यों की संख्या में कमी आई है, जिससे बच्चे तथा दादा दादी जिनसे बच्चे बात किया करते थे शामिल है। यह बच्चों की सामाजिक संवेगात्मक विकास के साथ साथ समग्र विकास को भी प्रभावित करता है। परिवारों के घटते आकार, माता पिता का कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण प्राय बच्चों को विभिन्न मीडिया एवं तकनीकी द्वारा समाजीकरण हेतु छोड़ दिया जाता है। बच्चों की आधुनिक उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और टेलीविजन इत्यादि के साथ व्यवस्था उनके वृद्धि और समग्र विकास को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन बनता है, क्या बच्चों के आधुनिक उपकरणों में लगना उनके विकास को प्रभावित करता है? बिल्कुल। अगर शैशवावस्था, टोडलर अवस्था के बच्चों को हम फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, टेलीविजन में लगाएंगे तो उनके विकास और वृद्धि को वो प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, कान अच्छे से कार्य ना कर पाए, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाए। वैसे भी जो बच्चे फोन में लगे रहते हैं उनका दिमाग छोटा होने लग जाता है, यानी कि उसका विकास नहीं हो पाता है। और जो बातें हमें अपने दादा दादी से सीखने को मिली हैं वो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उनका अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। इसीलिए
जब से संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले हैं, तब से बच्चों के अंदर एक चिड़चिड़ेपन की भावना देखने को मिलती है। जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय नहीं बिताते, वो आमतौर पर देखा गया है कि अपने बड़ों का कई बार सम्मान भी नहीं करते हैं। हमेशा नहीं, पर आमतौर पर देखा गया है कि सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें जरा सा थप्पड़ मार दो तो सीधा मरने की धमकी देने लग जाते हैं। मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि उन्हें कहानियां, लोरियां, वीरों की कहानियां जो हमारे दादा दादी को पता होती है, वो सुनने को ही नहीं मिलती। उन्हें तो बस लैपटॉप में उल जरूल चीजें ही देखने को मिलती हैं, और माता पिता भी ऐसे पकड़ा देते हैं कि हो जा चुप। बस बच्चे को चुप करने के लिए कुछ नहीं पता, बस फोन के आगे बिठा दो, फोन हाथ में दे दो, उसमें कुछ लगा दो, वो या अपने आप ही स्क्रीन को ऐसे रोल करता रहेगा और बस चुप बैठा रहेगा, या उस सामने टीवी चला दो और उसमें गाने लगा दो। वो उन उल जलूल गानों को सुनेगा, देखेगा, और जैसा देखेगा सुनेगा वही सीखेगा भी। तो हमें अपने बच्चों को परिवार के लोगों के बीच में रखना चाहिए, ताकि वो बात करना सीखे, अच्छी आदतों को सीखे, ना कि वो घटिया स्तर की चीजों को सीखे। आगे है बच्चों के पालन पोषण के तरीके। आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता बहुत ही अधिकारपूर्ण रवैया अपनाते हैं और वे बच्चों से सख्त नियमों और कानून का पालन करने को कहते हैं, जो बच्चों में डर एवं असुरक्षा की भावना को जन्म देती है। दूसरी स्थिति में कुछ माता पिता बच्चों से संबंधित निर्णय लेते समय बच्चों की पसंद व राय को भी महत्व देते हैं। अतः बच्चों के पालन पोषण के तरीके बच्चों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों के पालन पोषण के तरीके कैसा प्रभाव डालते हैं, उन पर सकारात्मक भी और नकारात्मक भी प्रभाव डालते हैं। बच्चों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण सुखद अनुभव, अनुकूल वातावरण तैयार करता है। बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण क्यों कौन तैयार करता है? जो माता पिता का एक अच्छा रवैया होता है, वो बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण जो है तैयार करता है, जिसकी मदद से बच्चे जो हैं अपने ज्यादा खुले स्वभाव के हो जाते हैं। बच्चों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण सुखद अनुभव एवं अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जो बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने और उच्च आत्म सम्मान बनाए रखने तथा अपने चारों ओर विश्वसनीय व्यक्तियों को ढूंढने में सहायता करता है। तो माता पिता का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगर वो अपने बच्चों की राय जानने उस पर विचार करें। अब जो माता पिता ऐसे होते हैं, खासकर पिता को मैं देखती हूँ कि हमारे घरों में जब पुराना समय था तो पिता तो सुनते ही नहीं थे किसी की। आज भी हमारे घर में यही है कि पिता किसी की सुनता नहीं है। वो एक ही बात बोलता है कि भाई मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। जबकि बच्चों की भी राय जान लेना जरूरी होता है कि भाई बच्चे भी अब इस घर का हिस्सा हैं, वो भी अपना एक मत रखते हैं, समाज को, दुनिया को देखते हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चों की राय जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं और अगर उचित है तो उसे मान लेते हैं, तो ये बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को जन्म देता है, क्योंकि उससे बच्चे ये सीख जाते हैं कि हम भी कुछ है, यानी कि हमने कुछ सही चीज बताई है तभी तो हमारे माता पिता ने मानी है। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और क्रिएटिव सोचते हैं, तो उससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है और वो अधिक आत्मविश्वासी और उच्च सम्मान को पाने वाले बन जाते हैं। अब आगे है सक्षम और उद्दीपन पूर्ण वातावरण। एक कारक जो है वो ये भी है कि सक्षम और उद्दीपन पूर्ण वातावरण बच्चों में स्वस्थ वृद्धि और विकास हेतु घर तथा स्कूल दोनों ही जगह सक्षम तथा उद्दीपन पूर्ण वातावरण आवश्यक है। बच्चों का विकास सकारात्मक दिशा में होगा यदि बच्चों को स्वतंत्र रूप से माता पिता या अन्य देखभाल करने वाले के साथ खेलने तथा अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह विकास के सभी आयामों को बढ़ावा देता है। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछने, खोजबीन करने, प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। क्या आवश्यक है कि बच्चों को स्कूल में
भी प्रश्न पूछने के, खोजबीन करने के, प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं ताकि बच्चा क्रिएटिव बन सके। यदि उनका उत्साह दबाया जाता है तथा उन्हें भागीदारी करने से रोका जाता है तो उनका संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम अपने बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देना होगा। और वो कब बढ़ेगा? जब बच्चों के अंदर जो उत्साह है उसे बढ़ावा दिया जाए, दबाया ना जाए, बच्चों को प्रश्न पूछने दिया जाए, बच्चों को खोजबीन करने दिया जाए और प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं ताकि उनके अंदर की सृजनात्मकता उभर कर बाहर आ सके। ठीक है, तो आज हमने जो किया है, आगे भी इसके बहुत से कारक हैं, वो हम कल करेंगे। जो आज हमने किया है एक बार उसकी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम कर रहे थे। हमने अपनी 3 एक्टिविटी करी थी। पहली सुधीर की थी, दूसरी सोनू की थी, तीसरी रीमा की थी। सुधीर के अंदर आनुवांशिकता के कारण लंबाई और वजन में कमी थी और सोनू के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर थी। माता पिता फैक्ट्री में काम करते थे जिसके वजह से उसके अंदर शैक्षिक और बौद्धिक रूप से कमी आ गई। और जो रीमा थी उसके माता पिता कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे और उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपनी बेटी से बात कर सके, तो वो आया के साथ रहती थी और आया भी उससे बात नहीं करती थी, जिस वजह से बच्ची का भाषाई विकास अच्छे से नहीं हो पाया था। वंशानुक्रम और अनुवांशिकता हमने पढ़ी थी। वंशानुक्रम, वंशानुगतता और अनुवांशिकता बच्चे के ज्ञानात्मक सामर्थ्य, कद, वजन और सामान्य शारीरिक संरचना के विकास को प्रभावित करती है। गर्भधारण के समय प्रत्येक बच्चा 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है जिसमें से 23 माता से और 23 पिता से होते हैं। बच्चे का लिंग पिता द्वारा हस्तांतरित गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। लिंग के आधार पर ही बच्चे की लैंगिक विशेषताओं का निर्धारण होता है, जैसे वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह आदि वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। कुछ निश्चित मानसिक विकार जैसे शिजोफ्रेनिया तथा भावनात्मक विकार भी कुछ हद तक वंशानुगत हैं। व्यक्तित्व की विशेषताओं में मनोदशा और स्वभाव की भी आनुवांशिक कारकों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। अब देखिए वातावरणीय कारक क्या हैं। वातावरणीय कारक में जैसे माँ का स्वास्थ्य है, आयु, बीमारी और संवेगात्मक स्थिति माता की। अजन्मे बच्चे के लिए वातावरण, प्रदूषण, एक्सरे और दवाइयों का सेवन बच्चे को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त वातावरण के द्वारा आनुवांशिकता के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु उसके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है। माँ तथा बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की आवश्यकता। बच्चे की वृद्धि और उसके स्वस्थ विकास की नींव माँ के गर्भ में ही रख दी जाती है। गर्भनाल अनेक हानिकारक पदार्थों के लिए अवरोधक है। माँ और बच्चा दोनों समय पर उचित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच अवश्य करवाएं, तभी बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। माता की आयु भी प्रभाव डालती है। जब माता की आयु कम होती है 17 साल से, तो उसके अंगों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे प्रजनन में समस्या आती है। उसके अंदर जो प्रजनन करने वाले हार्मोन्स हैं वो भी सर्वोत्कृष्ट स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण प्रजनन करने में अक्षमता देखी जाती है। माताओं को गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं तथा परेशानियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे ही 35 वर्ष की आयु के बाद हार्मोन की सक्रियता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, जो कि जटिलताओं को जन्म देती है। 40 वर्ष की उम्र के ऊपर भी महिलाओं में गुणसूत्रों की अनियमितताओं से ग्रसित बच्चों के पैदा होने का खतरा रहता है। माँ की संवेगात्मक स्थिति भी, अगर माँ तनाव में भरी हुई है, क्रोधी हो गई है, डर चिंता से भरी हुई है, हर टाइम ऐसे ही रहती है, तो बच्चे पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे माता के रक्त में एक विशेष प्रकार का पदार्थ
विस्तृत होने लग जाता है, जो गर्भनाल के द्वारा बच्चे तक पहुंचता है और बच्चा भी उन सभी प्रभावों के असर में आ जाता है और वो भी चिड़चिड़े गुस्सैल स्वभाव का पैदा हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा माता के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित ही ना हो पाए, और ये भी हो सकता है कि वो समय से पहले ही पैदा हो जाए। जैसे कई बार 7 माह का बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, उसको बहुत स्वास्थ्य का खतरा रहता है। तो ये सब माँ की संवेगात्मक स्थिति पर भी निर्भर करता है। या माँ अल्कोहलिक चीजें ले तो भी बच्चा जो है ऐसा पैदा हो जाता है। एक्सरे की किरणें बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। जो दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स, जिनके अंदर जो है स्टीरॉइड्स, नार्कोटिक्स वगैरह होते हैं, हमें वो दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। उससे भी बच्चा जो है अनेक हानिकारक प्रभावों में आ जाता है। शराब और धूम्रपान भी। शराब का सेवन करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इससे गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पूर्व जन्म का खतरा बढ़ जाता है और यह दीर्घकालिक शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में भी कमी हो जाने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। वातावरणीय प्रभाव। जब वातावरण खराब होगा तो बच्चे के माता के शरीर में बच्चे के अंदर लेड की मात्रा अधिक हो जाएगी और लेड के उच्च स्तर के संपर्क का परिणाम ये होता है कि उसके अंदर अनेक शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाएंगे, मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, मस्तिष्क में क्षति आ सकती है और बच्चा दिमागी रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। अन्य प्रासंगिक कारक थे सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, जिस वजह से बच्चा पिछड़ा हो सकता है। रहन सहन की स्थिति और बीमारी या दुर्घटना। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चों के अंदर शैक्षिक और बौद्धिक कमियां पाई जाती हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण में बच्चों का पालन पोषण कई बार श्वास संबंधी या पेट संबंधी बीमारियों को जन्म देता है, जो कभी कभी प्राणनाशक सिद्ध होती है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बढ़ने वाले बच्चे कई प्रकार की सामान्य बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, जैसे कि खसरा, चिकन पॉक्स, काली खांसी, डायरिया और डिप्थीरिया। और यही नहीं है कि भाई ये बीमारियां हो गई, ठीक हो गई तो भाई यहाँ खतरा टल गया। ये बीमारियां आगे आने वाले जीवन में भी कभी हो सकती है। तो इसलिए रहन सहन की स्थिति और बीमारी, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता को कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पारिवारिक संरचना। जब परिवार छोटे हो जाते हैं तो बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहता। बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, तो जिस वजह से माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के हाथ में डिजिटल चीजें पकड़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी दे देते हैं, जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, टेलीविजन इत्यादि, और जिससे बच्चों के वृद्धि और विकास में कमी आ जाती है। बच्चों के पालन पोषण के तरीके बच्चों के विकास पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। अगर घर में बच्चों से पूछ करके उनकी राय ली जाती है, उसे माना जाता है, तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। बच्चे के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण सुखद अनुभव एवं अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जो बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने, उच्च आत्मसम्मान बनाए रखने तथा अपने चारों ओर और विश्वसनीय व्यक्तियों को ढूंढने में सहायता करता है। सक्षम और उद्दीपनपूर्ण वातावरण। हमें अपने बच्चों को उचित वातावरण देने की आवश्यकता है, जिसमें बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछने, खोजबीन करने, प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। घर पर भी माता पिता के साथ खेलने, कूदने और अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि उनका उत्साह दबाया जाता है तथा उन्हें भागीदारी करने से रोका जाता है, तो उनका संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। तो ये हमने आज अपने कारक किए थे। कल हम अपने बाकी के बचे हुए कारक करेंगे और उससे आगे करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।